इस बुलेटिन में बात होगी अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र की राजनीति में पसरे शोक की। हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। संसद के बजट सत्र के आगाज की। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर कैसे फंस गया चुनाव आयोग। क्या यूजीसी की नई नीति को लेकर बैकफुट पर आएगी मोदी सरकार। मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। जानेंगे क्यों बिना स्नान के लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। क्योंकि जो हमारा है उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 फरवरी को सीसी गणेश कुमार से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। शाम 4 बजे दिल्ली में होगी मुलाकात। एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज करना है मुलाकात का एजेंडा। It's so easy to become a podcaster. सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फिर हुई सुनवाई। राज्य सरकारों को लगी फटकार। कोर्ट ने कहा सिर्फ हवा में बातें हो रही, कोई ठोस एक्शन नहीं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हनुमान मंदिर पर चला बुलडोजर। कांग्रेस ने कहा कभी बनारस तो कभी चित्रकूट में तोड़े जा रहे मंदिर। बीजेपी की बढ़ती जा रही तानाशाही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया जल्द सुनवाई का भरोसा। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा नहीं आया सरकार का जवाब, हादसे में गई थी कई लोगों की जान। और शेयर बाजार में तेजी। 487 अंकों की बढ़त के साथ 82,344 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 167 अंकों की बढ़त के साथ 25,342 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन काफी गमगीन रहा। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर पसर गई है। तमाम नेताओं ने इस पर दुख जाहिर किया है। वहीं कई बड़े नेताओं ने घटना की जांच की भी मांग की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये कोई हादसा था या फिर साजिश, और इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत पवार पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त अचानक ही विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। उनके आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों की छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। साथ ही उनकी याद में बारामती में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती के काटेवाड़ी में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अजीत पवार के जाने पर गहरा दुख जताया है, तो कई नेताओं ने इस घटना पर सवाल भी खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताया और कहा कि यह हमारे महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है। हमारी टीम का एक हिस्सा नहीं रहा है और बड़ा भाई हमारे बीच से गया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच की भी बात कही है। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति न हो, दोबारा न हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। शिंदे के इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या शिंदे किसी बात को लेकर डरे हुए हैं। क्या उन्हें इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा है। क्या शिंदे को इस बात का डर सता रहा है कि आज जो अजीत पवार के साथ हुआ है कल वो उनके साथ भी हो सकता है। शिंदे के अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इस घटना की जांच की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो इस दुर्घटना को सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार कर दिया और इसकी हाई लेवल जांच की मांग करते हुए कहा वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक यह हादसा संदिग्ध है। अजीत पवार के निधन की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अजीत पवार बीजेपी से दूरी बना रहे थे। पिछले काफी वक्त से इस तरह की चर्चाएं थी कि अजीत पवार बीजेपी से नाराज है। नगर निगम चुनाव के दौरान अजीत पवार ने कई बार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जिस तरह से अजीत पवार ने नगर निगम में चाचा शरद पवार के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद से चर्चाएं थी कि बहुत जल्द अजीत पवार पूरी तरह से घर वापसी कर सकते हैं। बीजेपी पहले से ही इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए थी और अब अचानक अजीत पवार के जाने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत पवार के एनसीपी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा? क्या अब एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के साथ विलय होगा? और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र सरकार भी संकट में फंस सकती है। चर्चा ये भी है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार या उनके बेटों को उनकी विरासत संभालने के लिए आगे लाया जा सकता है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी बने, इतना तय है कि सियासी उठापटक तो होकर रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत में सन्नाटा पसर गया है। राज्य की एनडीए सरकार पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने के साथ ही मोदी सरकार की परेशानियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई, जहां वीबीजी रामजी कानून का जिक्र होते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। तो क्या कुछ हुआ संसद के बजट सत्र में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार का विजन रखा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार और घोटाले पर लगाम लगाने में सरकार की सफलता की सराहना की। राष्ट्रपति ने अपने 45 मिनट के भाषण के दौरान वीबीजी रामजी कानून का जिक्र किया। इस पर विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया और कानून वापस लो के नारे लगाए। वहीं एनडीए सांसदों ने मेजें थपथपाकर इसका समर्थन किया। इसके साथ ही विपक्ष ने मनरेगा के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सभी विपक्षी दलों ने मनरेगा को बुलडोजर से खत्म किए जाने के खिलाफ पूरे सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। विपक्ष मनरेगा की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। वहीं इस मुद्दे पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, वी राम जी पे हमारा सोचना बिल्कुल साफ है। आप ये बताइए, यूपी में लगभग 800 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई। यूपी पहले से ही बजट के लिए दिल्ली की तरफ देख रहा है। अब आप बजट कम करके देखेंगे तो आप यूपी का काम कैसे होगा? गरीब को कैसे काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा? सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत गुट के दिवंगत नेता अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 29 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। अब 29 जनवरी को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को देखते हुए इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र में भी वीबीजी रामजी कानून का विरोध दिखा गया, तो विरोध एसआईआर प्रक्रिया का भी जारी है। इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर करोड़ों नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने इस मामले में हर पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में सुधार के नाम पर करोड़ों लोगों, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट दे, क्योंकि पड़ोसी देशों से अवैध माइग्रेशन की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि क्या आपको पता है कि पासपोर्ट भी आउटसोर्स किया जाता है? कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। आधार पहचान का मान्य दस्तावेज है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये नागरिकता का सबूत है। इस पर वकील ने कहा कि आधार असली हो सकता है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी म्युनिसिपल सर्टिफिकेट लेकर आधार बनवा सकता है। इस बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1,82,00,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्या इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ये तय करेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं? इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर चुनाव आयोग नाम हटाता है तो आप केंद्र के पास जाकर उसे वापस जुड़वा सकते हैं। अंतिम फैसला नागरिकता कानून के तहत सरकार ही करती है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि लेकिन ईआरओ के पास ये शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो मेरा नाम काट देगा? ये काम चुनाव से ठीक पहले रातों रात नहीं किया जा सकता। इसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है। जो लोग पिछले 5 चुनावों से वोट दे रहे हैं, उन्हें अचानक अपनी नागरिकता साबित करने को क्यों कहा जा रहा है? वहीं याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने डेटा के जरिए एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां भी एसआईआर हुआ वहां जेंडर रेशियो गिर गया। अकेले बिहार में 60 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया।
ये डिजाइन की गलती है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लोग बाहर से आते हैं, शायद इसलिए वहां डुप्लीकेट नाम ज्यादा हों और हटाए गए हों। इसके जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ असम को छोड़कर हर राज्य में नुकसान हुआ है। लोग अपील नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा। वे बस दोबारा फॉर्म भरकर नए वोटर के रूप में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने साफ किया कि सुधार का मतलब नाम जोड़ना और हटाना दोनों है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस सुधार की आड़ में बिना ठोस कानूनी आधार के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को भी जारी रहेगी। एसआईआर को लेकर बवाल थमा भी नहीं था कि मोदी सरकार के एक और फैसले पर विवाद छिड़ गया है। सरकार की नई यूजीसी नीति का पूरे देश में विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज मोदी सरकार पर भेदभाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। वहीं विपक्ष ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। साफ है मोदी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। तो क्या है इस यूजीसी नीति को लेकर पूरी अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की नई यूजीसी नीति के खिलाफ पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। खासतौर पर सवर्ण वर्ग, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो इस नीति के खिलाफ मैदान में उतर गया है। करणी सेना, जो कभी बीजेपी के साथ खड़ी रहती थी, आज वो भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उन्होंने तो 1 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है। देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां भारी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है। It's definitely worth it, and it really is. कमियां दूर हो जाएं, हम इसे लिस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस नए नियम के दुरुपयोग को रोकने का भरोसा दिया है, लेकिन अब उनके इस बयान पर भी विवाद छिड़ गया है। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि असमानता दूर करने के लिए आप और असमानता कर रहे हैं। गाइडलाइन को देखकर लगता है कि आपने मान लिया है कि एक ही वर्ग पीड़ित है और एक ही वर्ग है जो उत्पीड़क है। शिक्षा मंत्री के मौखिक आश्वासन लिखित गाइडलाइंस के मुकाबले कानून की जांच में टिक नहीं पाएंगे, तो उनके स्पष्टीकरण का क्या फायदा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा और निर्दोष फंसे नहीं। दरअसल यूजीसी के ये नए रेगुलेशन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेदभाव की शिकायतों को देखने और समानता को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी कमेटियां बनाने का आदेश दिया गया है। नई नीति के तहत जाति आधारित भेदभाव को अब अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भी खिलाफ किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि इससे पहले तक ओबीसी इस सूची में शामिल नहीं थे। यही वजह है कि इसका इतना विरोध हो रहा है, यानी मोदी सरकार अपने ही बनाए नियम को लेकर बुरी तरह फंस गई है। अब देखना यह होगा कि क्या वो इस बढ़ते विरोध के चलते बैकफुट पर आएगी या लोगों पर जबरन ये नियम थोपे जाएंगे। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। मोदी सरकार की इस नीति का विरोध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में जरूर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना धरना खत्म कर दिया है। प्रयागराज के माघ मेले में हुए विवाद के बाद से ही शंकराचार्य और योगी सरकार में ठन गई थी। अब शंकराचार्य की मेले से वापसी तो हो गई है, लेकिन जाते जाते उन्होंने न सिर्फ बीजेपी और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा, बल्कि खुद के साथ हुए व्यवहार को लेकर उनका दर्द भी छलक उठा। तो क्या कुछ बोले शंकराचार्य, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज के माघ मेले से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद काशी के लिए लौट गए। 10 दिनों से जारी धरने के बाद अब उन्होंने मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान किए बिना ही प्रयागराज छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने प्रशासन और बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। दरअसल शंकराचार्य ने प्रशासन के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें पालकी में बिठाकर स्नान कराने और पुष्प वर्षा करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मान नहीं बल्कि बटुकों और सन्यासियों के साथ हुए गलत व्यवहार पर माफी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन अपनी गलती नहीं मानता तब तक पुष्प वर्षा का कोई मतलब नहीं है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो अपमान मुगलों के काल में नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदुओं की सरकार के वक्त में हुआ है। कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है, और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा।
शंकराचार्य ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और कहा, प्रयागराज में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का मार्ग है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में शोक और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर दोहरे चरित्र का भी आरोप लगाया। गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा, तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि ये पूरा विवाद 18 जनवरी को शुरू हुआ था, जब शंकराचार्य पालकी में बैठकर बाकी संतों और अपने समर्थकों के साथ संगम की तरफ स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें पालकी से उतरने के लिए कहा और उनके साथ आए संतों के साथ बदसलूकी की। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा। शंकराचार्य के कड़े रुख ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये मामला यही थमता है या जारी रहता है, यह तो देखना होगा। शंकराचार्य ने भले ही धरना खत्म कर दिया हो, लेकिन बीजेपी सरकार की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अल्पसंख्यकों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर मोहर लग गई है और मोदी सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। तो क्या कहा है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है, लेकिन असम में एसआईआर की जगह एसआर प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल चराईदेव जिले के मेहमारा में एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत ने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक मियां समुदाय के लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में मतदान करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो असम में वोट ना डाल सके, हमने कुछ उपाय किए हैं। एक बार जब असम में एसआर हो जाएगा तो हमें उनके 4 से 5 लाख नाम वोटर रोल से हटाने होंगे। कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, लेकिन मेरा काम मियों को असहज करना है। सीएम शर्मा के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। बता दें, मुस्लिमों को हेमंत बिस्वा शर्मा अक्सर मियां संबोधित करते हैं, जो इस समुदाय का अपमान दिखाता है। शर्मा ने आगे कहा कि वर्तमान में एसआर हो रहा है, न कि एसआईआर, क्योंकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। एसआर में बूथ लेवल अधिकारियों के जरिए दस्तावेज सत्यापन नहीं होता, बल्कि घर घर जाकर फॉर्म बांटे जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 27 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट रोल में राज्य के 2.51 करोड़ मतदाता सूचीबद्ध थे। सत्यापन में 4.79 लाख मतदाताओं के जीवित न होने की बात कही गई थी। 5.24 लाख स्थानांतरित और 53,619 डुप्लीकेट पाए गए। तो वहीं दावे आपत्तियों की अंतिम तारीख 22 जनवरी थी, जिनका निपटारा अब 2 फरवरी तक होगा और अंतिम रोल 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। सीएम बिस्वा शर्मा के बयान ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में ला दिया है। तो सवाल अंकिता भंडारी मामले में भी उठ रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश और कांग्रेस के लगातार दबाव के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने मामले की सीबीआई जांच की बात कही थी, लेकिन अब तक इसमें कोई तेजी आती नहीं दिख रही, जिसे लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर धामी सरकार को घेर लिया है। साथ ही केस से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर विपक्ष और जनता के आक्रोश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले में सीबीआई जांच का ऐलान किया था, लेकिन अब सीबीआई को जांच सौंपने को लेकर विपक्ष का शक गहराता जा रहा है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह आशंका जताई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान को 15 दिन बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि अंकिता भंडारी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी भी गई है या नहीं। 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। विपक्ष की तरफ से कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब नहीं मिले। उन्होंने आगे कहा, अंकिता भंडारी पहला ऐसा केस है जहां आरोपी कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट हो, लेकिन सरकार ही इसका विरोध कर रही है। साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार जानती है कि अगर नार्को टेस्ट हुआ तो उनके नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने नार्को टेस्ट नहीं करवाने दिया। बीजेपी सरकार हर कदम पर अंकिता भंडारी केस को भटकाने का काम कर रही है। हालात ये हैं कि सीएम के ऐलान के बाद भी सीबीआई जांच का सच सामने नहीं आ पा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे थे, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की आवाज होने का दावा किया जा रहा था, जिसके चलते सुरेश राठौर से पूछताछ की गई, साथ ही उनका नार्को टेस्ट करने की भी बात कही गई।
जिसके लिए सुरेश राठौर ने हामी भी भरी थी। लेकिन अब कांग्रेस नेता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि सरकार ही सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट करवाने से बच रही है। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान से सरकार एक बार फिर घिर गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक थी बसपा, मेरा नहीं, ऐसा कई लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएसपी यानी कि मायावती की राजनीति, जैसे कि कई जानवर सर्दी के मौसम में लंबे समय तक सुप्तावस्था में चला जाता है, उसी तरह से मायावती की राजनीति भी सुप्तावस्था में पड़ी हुई है। लेकिन अचानक ही उसमें एक आस की किरण पैदा हुई सी दिख रही है। यूजीसी बिल का मायावती ने समर्थन किया है। भाई अच्छी बात है, क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि बहुत दिन से भूखे हाथी को कुछ खुराक तो मिलेगी।